हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। 11वीं क्लास का फिजिक्स का एक टॉपिक है, मेजरमेंट। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था 11वीं की, जो फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो उसमें हमने दो टॉपिक वहाँ हमने छोड़ दिए थे, फंडामेंटल फोर्सेस एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है। तो पहले हम उन लॉज को और उन फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो हमारे नेचर में 4 तरह के हैं। जो फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, प्रकृति के मूलभूत ये बल हैं। ठीक है। और इसके अलावा जितने भी बल हैं वो सभी इन्हीं 4 फोर्सेस से, इन 4 बलों से इंड्यूस किए जाते हैं या डिड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। इनडायरेक्टली इन्हीं का रूप होते हैं वो। ठीक है। जैसे हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें। ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो जो पहला फोर्स है हमारा, जो फंडामेंटल फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था। न्यूटन का एक नियम आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दूसरा है जो फोर्स हमारा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपकी कंसंट्रेशन जो है बोर्ड के ऊपर हो। ठीक है। और जो भी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो फोर्स है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर नाभिकीय बल हैं ये। और चौथा जो फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्लूरल में लेंगे इनको हम। ठीक है। तो इन 4 फोर्सेज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेज। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे शेयर करें। ठीक है। चलिए हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। हमारा ग्रह जो पृथ्वी है वो भी एक प्लैनेट है। ठीक है। और ये सभी प्लैनेट जो हैं किसी न किसी तारे के चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जैसे सूर्य एक तारा है, तो हमारे सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं। ठीक है। 8 ग्रह हैं। ये सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में, जो कक्षाएं इनकी इलिप्टिकल हैं, दीर्घवर्तीय इनकी कक्षाएं हैं, उनमें ये गति करते हैं। इनके घूमने का जो समय है वो भी अलग अलग है। ये हम 11वीं की जो छठी यूनिट आएगी ग्रेविटेशन, उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम केवल इसका एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ठीक है। और इसका हमारे पार्टिकुलर वे में बोलें तो लाइफ में क्या क्या रोल हैं इसके। ठीक है। तो जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनके बनने में ग्रेविटेशनल फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये जो इतने बड़े बड़े पिंड, इतने बड़े हेवनली बॉडीज आपको नज़र आ रही हैं, ये नहीं होती। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, इस संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ फाइनाइट मास होता है। ठीक है। नॉन जीरो मास होगा। तो उन सभी बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं। ठीक है। गुरुत्वीय बल होते हैं ये। ठीक है। आप जितनी भी चीज़ें धरती से
के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकोगे, ठीक है, जैसे आपने कोई बॉल फेंक दी तो वो वापस जो है धरती के ऊपर आ जाती है, ठीक है। आप कोई चाक या कोई चीज़ फेंकते हो तो आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हैं धरती के सरफेस पे वापस गिरती हैं, ठीक है। तो धरती, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स जो है, कोई ना कोई बल सभी चीज़ों पे लगा रही है, ठीक है। धरती जो है अपने एक्सिस पे और सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये आपको पता है। धरती की दो गतियाँ होती हैं, अर्थ की दो गतियाँ होती हैं, दो मोशन होते हैं, एक तो स्पिन मोशन होता है और एक रोटेटरी सर्कुलर मोशन जो इसके अपने एक्सिस के अबाउट होता है, और एक होता है इसका रोटेटरी मोशन, ये सन के अबाउट रोटेट करती है किसी ऑर्बिट में, किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। तो धरती के घूमने से हम जो हैं, जैसे धरती घूमती है, मान लिया आप किसी चीज़ को, किसी गोल चक्कर को घुमाते हो और उसके ऊपर कोई भी चीज़ रख देते हो, ठीक है। जैसे आपने जो झूला देखा होगा मैरी गो राउंड, उस पर अगर आप कभी बैठे हो तो आपको एक, जैसे वो घूमता है झूला, तो आप बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस करते हो। अगर आप उसके किसी पाइप को या किसी स्पॉट को नहीं पकड़ोगे तो आप बाहर की तरफ गिर जाओगे, ठीक है। इसका मतलब जब हम सर्कल में घूमते हैं तो हमारे ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है, जो हमें बाहर की तरफ धकेल देता है। तो धरती जब घूमती तो हमारे ऊपर भी वही फोर्स लगता है जो हमें बाहर की तरफ खींचता है। लेकिन धरती का जो खिंचाव है हमारे ऊपर, ठीक है, हमारे ऊपर जो धरती का खिंचाव है वो इसके सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, ठीक है। और वो खिंचाव ग्रेविटेशनल फोर्स के बल पे लगता है, ठीक है। तो धरती जो है अपनी चीज, सभी चीज़ों के ऊपर एक बोल जो है फोर्स लगाती है, बल लगाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जब ये घूमती है तो कोई भी चीज़, इवन एक पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, गैस का एक कण है, वो भी धरती के सरफेस को या इसके नियर अबाउट सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम इस धरती से, अपनी जो प्लेनेट है, इससे स्केप कर जाते हैं, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अस्तित्व धरती के ऊपर है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है अर्थ की ग्रेविटी का है। अर्थ के द्वारा जो हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका है, ठीक है। तो आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था कि इस ब्रह्मांड की कोई भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका कुछ निश्चित मास है, फाइनाइट मास है। सपोज हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक का मास, एक का द्रव्यमान m1 है, जिसको हम बिंदु A पे मान रहे हैं, और एक का द्रव्यमान, एक का मास जो है m2 है, जिसको हम बिंदु B पे मान रहे हैं, पॉइंट B पे, ठीक है। ये जो बॉडी हैं, ये जो मासेज हैं, ये पॉइंट बॉडीज हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स काम करता है, यानी ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में जो, जिनका कुछ निश्चित मास होता है, नॉन जीरो मास होगा, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है। जिसको हम न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं G m1m2/r²। जी क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू जो है वो होती है 6.67 10⁻11। यूनिट क्या होगी? यूनिट यहाँ से निकाली जा सकती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इंटू किलोग्राम, और रिवर्स में आएगा तो ये जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो जी की वैल्यू है ये एसआई सिस्टम में है, ठीक है। सिस्टम भी पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे हमारा लेसन आगे बढ़ेगा तो हम सिस्टम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव नहीं होते तो इतने इतने बड़े जो प्लेनेट हम देख रहे हैं, इतने इतने बड़े स्टार्स देख रहे हैं, ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण असेंबल हुए हैं, ठीक है। हमारा जो एक धरती का जो एक नेचुरल जो सैटेलाइट है मून, ये भी ग्रेविटेशनल पुल के कारण धरती के चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है। तो अगर हम किसी वस्तु की बात करें, जैसे हमने कोई बॉल फेंकती, तो बॉल जो है धरती के ऊपर फोर्स लगा रही है और धरती जो है बॉल के ऊपर भी फोर्स लगाती है, लेकिन बॉल जो है उसकी तरफ धरती हमें खींचती हुई नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि बॉल का जो मास है, बॉल का जो मास है वो धरती के मास के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ठीक है। इसलिए जो धरती का जो खिंचाव है बॉल की तरफ वो हमें महसूस नहीं होता, जबकि बॉल का खिंचाव जो है धरती की तरफ हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉल का मास जो है बहुत ही कम है इन कंपैरिजन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण, फोर्स के कारण सभी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के, या हम यूँ कहें कि जितने स्टार्स हैं उनके कोई ना कोई ग्रह जो है वो चक्कर काट रहा है, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी चीज़ें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही बनी हैं,
ठीक है। अगर ये रिपल्सिव होता तो ये फोर्स जो है रिपल्सिव होने के कारण ये चीज़ें असेंबल नहीं होती, पार्टिकल कलेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम यहाँ ब्रीफ में पढ़ेंगे बिल्कुल। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बॉडी की एक खास प्रॉपर्टी है, ये मास, ठीक है, मास के कारण लगता है, ठीक है। तो बॉडी की प्रॉपर्टी जो मास है, मास किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डालती है, ठीक है, या दूसरी बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करती है, ठीक है। तो ये ब्रीफ आइडिया था ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की और इनकी रेंज की। रेंज का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी दूर तक डालती है, ठीक है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितनी दूर तक डालेगी, ठीक है। तो ये जो रेंज है इस नियम के अनुसार अगर देखें तो फोर्स कब जीरो होगा, जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा जीरो। इसका मतलब इन फोर्सेज की जो रेंज है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज की जो रेंज है बहुत ज़्यादा है। ये प्रैक्टिकल केस नहीं है, ये केवल इमेजिनरी है। इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये केवल अज्यूम्ड है, थ्योरेटिकल चीज़ है। इसलिए फोर्स जो है ये फोर्स कभी भी जीरो नहीं होंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इनकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ के नज़दीक मिलेगी आपको, ठीक है। तो इनकी रेंज जो है लार्जेस्ट होती है। हम कहें तो रेंज जो है इनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेज की जो रेंज होगी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट। जो हम 4 फोर्सेज पढ़ेंगे उनमें सबसे ज़्यादा रेंज किसकी होती है, लार्जेस्ट होती है, इन्फिनिटी रेंज मानी जा सकती है, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि इनकी ताकत चारों फोर्सेज के कंपैरिजन में, तो ये सबसे वीकर फोर्स होते हैं, सॉरी वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट वन है ये, सबसे कमजोर बल होते हैं ये, ठीक है। तो जैसे हम जब चारों फोर्सेज का डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तो इनका एक रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे चारों फोर्सेज का, इनकी रेंज का और इनकी स्ट्रेंथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा फोर्स डिस्कस करेंगे अब। तो दूसरा फोर्स हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर बच्चों 2 तरह के फोर्स ये यहाँ जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक, ठीक है। यानी आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज को अगर कंबाइनली बोलोगे तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिज्म का एक छोटा सा चैप्टर आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी मैग्नेट जो है किसी भी चीज को, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, लोहे जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। चुंबक क्या आपको पता है 2 पोल होते हैं, तो ये अपनी तरफ खींचेगी लोहे जैसी चीजों को। और जब आप किसी वायर में से करंट पास करते हो तो उस वायर के चारों तरफ आपको पता है एक मॉडिफाइड रीजन क्रिएट हो जाता है, जिसको हमें उस रिंग का या उस वायर का क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो चार्ज पार्टिकल के कारण लगते हैं। किसके कारण लगते हैं, चार्ज पार्टिकल के कारण। चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, अब ये चार्ज जो है ये एक नई प्रॉपर्टी किसी बॉडी की, ठीक है। तो जैसे हमने किसी बॉडी की प्रॉपर्टी पढ़ी मास, ठीक है। तो कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी उसकी 2 प्रॉपर्टी होंगी। कितनी प्रॉपर्टी होंगी, 2। एक तो उसका मास होगा, एक उसका चार्ज होगा, ठीक है। तो मास की वजह से कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या फोर्स डालेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स डालेगी। कौन सा फोर्स डालेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी किसी बॉडी का अगर मास होगा तो जाहिर सी बात है वो बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डालेगी, या दूसरी बॉडी की वजह से क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करेगी, फील करेगी, ठीक है। अगर हम बॉडी की दूसरी प्रॉपर्टी मान लें इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज, तो चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। तो चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो अगर बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, बॉडी के पास अगर चार्ज है तो वो बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स डाल सकती, क्या डाल सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, या दूसरी बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 बॉडीज के बीच में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। और ये जो फोर्सेज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे फील्ड फोर्सेज हैं, ठीक है। तो हम ऊपर की क्लासों में और +1 में हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को। और +2 में हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, जैसे आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था।
ठीक है। तो मैंने बताया किसी बॉडी की दो प्रॉपर्टी हैं, एक बॉडी मास है, मास की वजह से बॉडी इस काबिल हो जाती है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाल सके या ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करे किसी दूसरी बॉडी की वजह से, और दूसरी प्रॉपर्टी है बॉडी का चार्ज। तो चार्ज बॉडी को इस काबिल बना देता है, किसी बॉडी के पास अगर चार्ज है, ठीक है, जैसे किसी आदमी के पास पैसा है तो पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कोई चीज़ ले सकता है अपनी मनपसंद की, ठीक है, किसी को पैसे दे सकता है, ठीक है। तो चार्ज भी इसी तरह की किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है। इंटरेक्ट कैसे करेगी? वाया इलेक्ट्रिक फोर्सेज करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्सेज के थ्रू करेगी, ठीक है। अगर चार्ज आपके रुके हुए हैं यानी चार्ज चल नहीं रहे, ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो चार्ज अगर चार्ज की स्पीड 0 है या चार्ज की स्पीड नॉन जीरो है, ठीक है, और चार्ज की स्पीड कांस्टेंट है, ये तीन केस यहाँ एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ में। तो चार्ज को हम यहाँ क्यू से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट में है मीन्स उनकी स्पीड 0 है, ठीक है, तो दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है, दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अगर दो चार्जेज Q1 Q2 हैं, बीच में डिस्टेंस उनके R है, ठीक है, और वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इन चार्जेज के साइन पे। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी होगा। अगर ये एक जैसे चार्ज हैं यानी प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर ये एक जैसे होंगे, अगर ये अगर ये अपोजिट टाइप के चार्ज होंगे यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इनके बीच में, ठीक है। इस फोर्स का आप एक नमूना, एक एग्जांपल ले सकते हो कि जब आप बालों में कंघी करते हो तो कंघी जो है पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लेती है, ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम लिखेंगे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर K जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो K जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁹, ठीक है। यूनिट यहाँ से लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। जैसे जी की हमने यूनिट लिखी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो यहाँ पर केवल हमने एक चीज को बदला है, वहां मास अपना रोल प्ले कर रहा है, यहाँ चार्ज रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। चीजें सारी सेम है, ठीक है। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा चार्जेज के बीच में? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात हम करेंगे कि जब चार्ज किसी स्पीड से मूव कर रहे हो, ठीक है, और वो स्पीड जो है नॉन जीरो हो, ठीक है, नॉन जीरो हो, ठीक है, और ये वेरिंग हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि ये वेरिंग हो, ठीक है, यानी ये बदल रही हो, ये टाइम डिपेंडेंट स्पीड हो। जैसे अब 2 है तो कुछ टाइम के बाद 3 हो गई, 4 हो गई, इस तरह से। तो ऐसे केस में जब स्पीड नॉन जीरो और वेरिंग होगी तो ऐसे केस में दो चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेंगे और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेंगे, यानी फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों। और जब स्पीड जो है कांस्टेंट होगी, स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब है स्पीड जो है वो फिक्स रहेगी, फिक्स्ड, बदलेगी नहीं। तो ऐसे केस में जो फोर्स लगेंगे दो चार्जेज के बीच में वो कैसे फोर्स लगेंगे? मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। तो हमने डिस्कस किया जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे, और जब चार्ज मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेंगे, ठीक है। तो जब चार्ज मूव करता है तो हम बोलते हैं कि चार्ज के मूव करने से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है। तो जब दो वायर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जैसे इसमें से I1 है, इसमें से I2 है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है, इन दोनों वायर्स के बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस फोर्स के कारण ही क्या होता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर एक ही डायरेक्शन में करंट दो वायर में से फ्लो होता है तो कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स। तो इस वजह से क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो हैवी करंट वाली जो लाइन होती है 11 kV की आपने देखी होगी, 11 किलोवोल्ट, 66 किलोवोल्ट, 22 किलोवोल्ट, जो आपके गांव में बड़ी जो लाइन होती है हाई करंट वाली, तो उनके बीच में क्या होता है,
कोई इंसुलेटर का एक वायर बंधा होता है इस तरीके से, या गांव में आप देखते हो लकड़ी का एक टुकड़ा इस तरह से दो वायर्स के बीच में बांध देते हैं, ठीक है। तो क्यों बांधते हैं, वो इसलिए बांधते हैं क्योंकि दो वायर्स में सेम टाइप का करंट जा रहा है तो वो एक दूसरे का अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर आंधी वगैरह चल रहा है, स्टॉर्म वगैरह आ जाता है, तो ये वायर्स जो इनकी संभावना हो जाती है कि ये टच करें एक दूसरे को, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा और वैसे भी कंपन होगा इनके बीच में, तो उस स्थिति में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को ओवरकम करने के लिए काट के या लकड़ी के जो लोड्स हैं, ये टुकड़े हैं, ये बांध देते हैं दो वायर्स के बीच में, या कोई प्लास्टिक की इस तरह से वायर बांध देते हैं, आप अपने गाँव में देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आर द फोर्सेज which came into play when charge are at rest or in a motion, ठीक है। मीन्स these are the forces due to the property of body, due to property of body called charge, ठीक है। तो ये फोर्सेज, अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रेंथ की, इनकी रेंज की। तो ये फोर्सेज जो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज से 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है तो ये कितने होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितने होंगे, 10⁻36 टाइम होंगे, ठीक है। तो इनकी जो रेंज होती है, अब रेंज की हम बात करें तो ये जो फोर्सेज हैं ये 10⁻15 मीटर इनकी रेंज होती है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस जो है इनका होना चाहिए, इससे कम डिस्टेंस अगर हो जाएगा तो ये फोर्स जो है ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि इनके अलावा और दूसरे फोर्स इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, जिनको हम न्यूक्लियर फोर्सेज कहेंगे। तो 10⁻15 जो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या है बेटा, ये फर्मी है, 1 फेम्टोमीटर। तो 1 फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो चलिए हम तीसरे फोर्स पे आते हैं। अब जो हमारा थर्ड फोर्स है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में सुना होगा। अल्फा बीटा पार्टिकल कहें या अल्फा बीटा गामा रेज कहें, रेडिएशन कहें, ठीक है। तो हमें पता है जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, के एलिमेंट जो सेल होती है उनके अंदर ये रिवॉल्व करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आप किस तरीके से भरते हैं, 2n² रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में जो एक लेसन पढ़ा उसमें आपने ये खूब ये फॉर्मूला आपने यूज किया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब किसी भी न्यूक्लियस को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है या उसको किसी तरीके से हम एक्साइट करते हैं, एक्साइट करने का मतलब थोड़ी सी एनर्जी दें उसको हम, ठीक है। उस पर लाइट डालें, उसको हीट करें, किसी भी तरीके से एनर्जी दें, या किसी पार्टिकल की उस पर टक्कर करवाएं, बम्बार्डमेंट करवाएं, तो क्या होता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर से ये तीनों कण निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, डीके हो गया, ठीक है। ये हम +2 में एक यूनिट पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ केवल हम हमारा जो टॉपिक है वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसके ऊपर ब्रीफ में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल निकलता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, बीटा प्लस बीटा माइनस, ठीक है। तो जब बीटा पार्टिकल निकलता है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से, ठीक है, तो बीटा पार्टिकल के साथ एक पार्टिकल और निकलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। अब बीटा माइनस अगर निकलेगा, बीटा माइनस का मतलब होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर ये कहाँ से आ गया, इस पर आप थोड़ा सा एक बार सोचना, ठीक है। समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में। तो बीटा पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास लगभग 0 होता है, ठीक है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है, ठीक है। और एंटी न्यूट्रिनो एक मासलेस पार्टिकल है, ठीक है, इसका नेग्लिजिबली स्मॉल मास होता है, बहुत ही कम मास होता है। और न्यूट्रिनो इतनी तेजी से चलता है कि 1 सेकंड में धरती के कई चक्कर लगा सकता है, धरती को इंटरसेप्ट करके, धरती को छेद करके कई बार जा सकता है, बहुत तेजी से चलता है। और इसका लेस मास होने के कारण इसकी पेनिट्रेटिंग पावर
जो भेदने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट कैन इंटरसेक्ट द अर्थ और कैन पेनिट्रेट द अर्थ मैनी टाइम्स इन ए सेकेंड, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल के बीच में जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, जब फोर्स ये इनके बीच में लगते हैं, तो उन फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब बीटा पार्टिकल निकलता है किसी भी न्यूक्लियस से, किसी भी एक्साइटेड न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा, तभी उसको बीटा पार्टिकल निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। न्यूक्लियर एक्साइटेशन क्या होता है, न्यूक्लियर अनस्टेबल कब होता है, ठीक है। ये आप +2 क्लास में पढ़ोगे जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स का 8th यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो उसमें एक पार्टिकल और निकलता है, न्यूट्रिनो, ठीक है। अगर बीटा माइनस निकलेगा, ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नाम होता है इसका, एंटी न्यूट्रिनो है ये, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, ठीक है। एंटी पार्टिकल का मतलब है उससे अपोजिट स्पिन है, न्यूट्रिनो से अपोजिट इसकी स्पिन है, ठीक है। और इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रिनो से अपोजिट है, ठीक है। हालांकि ये चार्जलेस पार्टिकल है, ठीक है, और मासलेस पार्टिकल है, लेकिन जो न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी है उनसे अपोजिट प्रॉपर्टी है इसकी। हम स्पिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा प्लस निकलेगा तो पार्टिकल कौन सा निकलता है इसके साथ, न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। तो बीटा माइनस एंटी न्यूट्रिनो और बीटा प्लस न्यूट्रिनो, इनके बीच में जो बल लगते हैं, जो फोर्स लगते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए लगते हैं ये, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नया टॉपिक है वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इनकी बात करेंगे स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो रिलेटिव कंपैरिजन अगर हम करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हैं ये 10⁻25 टाइम्स है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये अगर 1 न्यूटन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 10⁻36 टाइम होगा इससे, और ये कितना होगा, 10⁻25 टाइम्स होगा, यानी 10⁻25 न्यूटन होगा, ठीक है। अगर ये 1 न्यूटन है, ये 10⁻36 न्यूटन होगा, और ये होगा 10⁻25 न्यूटन, ठीक है। तो ये था रिलेटिव कंपैरिजन। इनकी जो रेंज होती है वो फेम्टोमीटर की रेंज में ये होते हैं, ठीक है। कुछ एक फर्मी, फ्यू फर्मी मैंने बताया था 10⁻⁻15 मीटर, जैसे 1 फर्मी हो गया, 2 फर्मी हो गया, इस तरह से, ठीक है। जो हमारा लास्ट जो फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो तारे हैं, ये अनंत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम के लिए मान सकते हैं कि ये ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, ठीक है। हमारा सूर्य भी आज से करीब 500 करोड़ साल पहले ये बना था, ठीक है, और इतने ही साल तक ये एनर्जी और देगा, इस तरह से हीट फेंकता रहेगा। यानी सूर्य जो है अपनी आधी स्टेज में है, तो सूर्य के अंदर जो इतनी ह्यूज एनर्जी, ह्यूज हीट या ह्यूज लाइट का, या इतना ज़्यादा जो भंडार है लाइट का, वो किसके कारण है, कि क्यों इतनी ज़्यादा लाइट इसमें आ रही है और इतने लंबे टाइम से आ रही है, ठीक है, क्या कारण है, ठीक है। तो कारण जो है वो है इसके अंदर हाइड्रोजन, ठीक है, और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे हीलियम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के इसमें परमाणु हैं, न्यूक्लियस हैं, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज की, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस है एटम का, ठीक है, उस एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। मैं इसके ऊपर दोबारा फिर चर्चा करूंगा एक बार, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनको मिला के क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इकट्ठा नाम रख दिया न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लियॉन जो हैं, अब देखो न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी, बहुत से न्यूट्रॉन हैं, बहुत से प्रोटॉन है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम 1123, ठीक है। तो सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 23 में से 11 घटा दो, 12 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है।
तो 11 प्रोटॉन क्या करेंगे, अब प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो 2 प्रोटॉन के बीच में या 11 प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपल्सन का लगेगा, ठीक है। तो ऐसे तो अगर ये रिपल्सन के फोर्स इनके बीच में लगेंगे तो ये एक दूसरे को दूर भगा देंगे और न्यूक्लियस कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब इनके बीच में कोई ऐसा फोर्स भी लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इनको इनके रिपल्सन के बावजूद इनको जकड़ लेता है छोटे से न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का साइज आपको पता होना चाहिए, 10⁻⁻25 मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये वॉल्यूम है, बहुत ही कम वॉल्यूम होता है। इतने कम वॉल्यूम में अगर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर कैद करके रखना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो न्यूक्लियस जो है इसका स्ट्रक्चर आप अज्यूम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहां से हम इस बात पे पहुंचे हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, वो जिस फोर्स से बंधे हुए हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है। ये तीनों फोर्सेज लगेंगे, ठीक है। और ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। इसका मतलब अगर ये चार्ज पे डिपेंड करते ये फोर्स, तो इनके बीच में कोई फोर्स लगना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ऐसे इनके बीच में भी नहीं लगना चाहिए था। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, चार्ज पे कभी डिपेंड नहीं करते ये, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करते हैं, स्पिन पे डिपेंड करते हैं। स्पिन का मतलब है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है अपनी दूरी पे इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से, ठीक है, या इस तरह घूमेंगे। इनकी या तो क्लॉकवाइज स्पिन होगी या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी। हर पार्टिकल की अपनी एक स्पिन मोशन होती है, जैसे अर्थ की है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं ऐसे फोर्स हैं जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक बहुत ही छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर बांध दे रखते हैं। इन फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज इनको कहेंगे। अब लास्ट में हम बात करेंगे इनकी रेंज की और इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो हम चारों फोर्सेज को अब कंपेयर करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी स्ट्रेंथ अगर 1 मान लें हम, ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा, 10⁻25 टाइम्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कितना होगा, 10⁻36 टाइम्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ये कितना होगा, 10⁻38 टाइम्स। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से ये कितना ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 100 गुना स्ट्रोंगर है, ठीक है। और इनसे कितने गुना ज़्यादा स्ट्रोंगर है, 13 टाइम्स, 10⁻30 टाइम्स, ठीक है। और इस फोर्स से कितने गुना ज़्यादा स्ट्रोंगर है, 10⁻38 टाइम्स, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा है। इसको हम अगर 0 मान ले तो ये इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक है। तो जो चारों फोर्सेज थे उनका हमने एक रिलेटिव कंपैरिजन किया। अब बात करते हैं न्यूक्लियर, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यहाँ से आप कंपैरिजन से देख सकते हो कौन सा फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द 4 फोर्सेज ऑफ नेचर। दूसरी बात ये है कि इनकी जो रेंज होती है वो स्मॉलेस्ट रेंज है, स्मॉलेस्ट रेंज, ठीक है। कितनी है रेंज, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो जाएगा तो ये फोर्स जो है अपना इफेक्टिव जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको खो देते हैं। दे कांट एक्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, ठीक है। उस डिस्टेंस पे जो इससे बड़ा डिस्टेंस होगा उस पे कौन से फोर्स काम करने शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट हैं, इनकी रेंज जो है लार्जेस्ट है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, बल्कि इनकी रेंज जो है
वो शॉर्टेस्ट होती है, बहुत ही कम रेंज होती है इनकी। ठीक है, रेंज का मैंने बताया फेम्टोमीटर के यानी फर्मी 1 फर्मी मीटर जो है उसकी रेंज में आते हैं ये। ठीक है, तो ये था हमारा एक ब्रीफ सा डिस्कशन जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, थंब का जो निशान है उसको प्रेस करेंगे। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे आने वाली वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आपको ये करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप बेल को प्रेस करें, जो बेल आइकन जो घंटे का निशान है उसको प्रेस कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह हम आगे आने वाले टाइम में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।